डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हेडिंग है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्सेस इंटेंसिव ट्रीटमेंट। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या लिखा है, फॉर पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस हु रिक्वायर इंसुलिन थेरेपी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन ट्वाइस डेली। इन कंट्रास्ट इंटेंसिव ट्रीटमेंट सीक्स टू नॉर्मलाइज ब्लड ग्लूकोज थ्रू मोर फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन 3 or more टाइम्स डेली इन रिस्पॉन्स टू मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। यानी कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के इलाज के दो बुनियादी तरीके, दो बेसिक तरीके या दो बेसिक स्ट्रेटजीज हम बोल सकते हैं, हम डायबिटीज़ का डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है कि इंसुलिन देना मकसद नहीं, बल्कि मकसद क्या है कि जो पेशेंट है उसके खून में जो शुगर का लेवल हाई है उस लेवल को नॉर्मल रखना। ठीक है, मकसद क्या है, शुगर के लेवल को नॉर्मल रखना। ठीक है, ताकि हमारे पास हाई शुगर से जो नुकसान हो रहे थे, जो किडनी को, जो लीवर को, हमारे पास जो नुकसान हो रहे थे, बेसिकली पूरी बॉडी में जो नुकसान हो रहे थे हाई शुगर की वजह से, उनको रोका जा सके। ठीक है, अब लिपिन कॉर्ड हमें इस सिलसिले में क्या करती है, दो हमें बेसिकली तरीके बताती है। एक हमारे पास है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट और एक हमारे पास है इंटेंसिव ट्रीटमेंट। पहले डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हमारे पास जो तरीका है वो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास इस तरीके के जरिए हम क्या करें, शुगर को हम मैनेज तो कर पा रहे हैं लेकिन नॉर्मलाइज की तरफ नहीं लेके जा पा रहे। ठीक है, ये तरीका वो है जो कि पुराने ज़माने में यूज़ किया जा रहा था और अभी कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, इस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, इसमें बेसिकली 2 बार डोज लगाई जाएगी इंसुलिन की, एक सुबह खाने से पहले और रात के खाने से पहले, यानी कि 2 बार डोज लगानी, सुबह खाने से पहले, रात के खाने से पहले। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो डोज लगाई जाती है इंसुलिन की, ठीक है, यानी दी जाती है, पेशेंट में इंजेक्ट की जाती है, वो बेसिकली होती है प्री मिक्स्ड। हमारे पास इंसुलिन प्री मिक्स का मतलब क्या है, यानी कि इसमें बेसिकली इंसुलिन की दोनों टाइप मिक्स की हुई होंगी एक ही डोज में। ठीक है, हमारे पास कुछ इंसुलिन के यानी कि एक ही वक्त में दी गई इंसुलिन हाफ ऐसी होगी जो कि हमारे पास रैपिड एक्टिंग होगी और हाफ ऐसी होगी जो कि शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग होगी। ठीक है, यानी कि दोनों तरह के काम करेगी, बेसल भी, और हमारे पास जो दूसरी होती है जो कि बोलस इंसुलिन चाहिए होती है हमें, दोनों तरह के काम को करने के लिए दोनों तरह के इंसुलिन को मिला के दिया गया। ठीक है, इस तरीके के रात के खाने से पहले, इस तरीके से रात के खाने से पहले भी सेम हमारे इस तरीके से कि प्री मिक्स उनको इंसुलिन दी जाएगी, यानी कि दोनों तरह की उसमें इंसुलिन मिक्स होंगी। ठीक है, लेकिन यह मसला इसमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में मसला ये आता है कि पेशेंट जो होता है बाउंड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह को खाने से पहले आपने इंसुलिन का ये डोज लिया, यानी कि इसमें प्री मिक्स थी, दोनों तरह की इंसुलिन थी, तो आपको लाजमी बात है कि आपको उस वक्त यानी कि दवाई के बाद फ़ौरन कुछ खाना पड़ेगा इंसुलिन के बाद। क्यों? क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, जो खून में बची कुछ शुगर होगी उसको भी क्या कर देगा, बॉडी के सेल्स के अंदर भेज देगा इंसुलिन। ठीक है, लेकिन अगर आप खाएंगे तो यानी कि आपको बाउंड कर दिया गया, आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रीटमेंट में इस तरीके से अगर रात का खाना स्किप किया आपने तो आप ये डोज लगा दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल लगा दिया, इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने दोपहर को, तो आपको डोज नहीं लग रही, एक सुबह के खाने से पहले, रात के खाने से पहले। ठीक है, अगर आपने दोपहर के खाने से पहले यानी कि दोपहर का खाना खाया, दोपहर का खाना खा लिया, इसमें डोज नहीं लगाई, आज पता लगेगी नहीं, सुबह और रात की बात की हमने। ठीक है, इसमें तो दोपहर का खाना खा लिया और उसमें क्या हो जाएगा, एकदम से अचानक शुगर बहुत हाई हो जाएगी, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि आपने देखिए आपको इस वक्त इसमें 2 बार डोज लगानी, सुबह एक रात। ठीक है, तो इसमें हाइपर ग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत बड़ा खतरा होता है, यानी कि फ्लक्चुएशंस होती है, रोलर कोस्टर की तरह आपकी जो खून में शुगर है वो कभी ऊपर जा रही है बहुत और कभी बहुत नीचे जा रही है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है वर्सेस, इसका मतलब क्या होता है, बरअक्स यानी कि अपोजिट, बरअक्स या फिर अपोजिट, यानी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में पढ़ा अभी, देखिए इसका बिल्कुल अपोजिट है इंटेंसिव ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें हमारा एम क्या होता है, इसमें एम ये होता है कि मरीज़ का जो खून का ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, उसको नॉर्मल रखा जाए, जैसे आम बंदे का होता है वैसे ही ग्लूकोज का लेवल रखा जाए। ठीक है, तो इसमें इसलिए क्या कहते हैं, इस ट्रीटमेंट में बेसिकली कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, एक क्या कि बार बार इंजेक्शन लगा जाएंगे, फ्रीक्वेंट इंजेक्शन। ठीक है, इसमें लगा जाए 2 बार। ठीक है, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है काउंटिंग, इसमें 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर उससे ज़्यादा बार भी लगाएंगे इंसुलिन के इंजेक्शन, ताकि क्या किया जा सके, ताकि जो खून में ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मल रखा जा सके। ठीक है, और क्या करेंगे, मॉनिटरिंग, ऐसे अंदाज से नहीं लगाएंगे इंसुलिन। ठीक है, जैसे इसमें लगा रहे थे सुबह खाने से पहले, रात को खाने से पहले, बस 2 बार लग रहे थे। इसमें क्या करेंगे, मॉनिटरिंग, यानी कि हर बार जब भी आप लगाएंगे इंसुलिन के इंजेक्शन, तो आप पहले क्या करेंगे, अपने फिंगर को प्रिक करके और क्या करेंगे, अपनी खून में ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, अगर इधर वो नॉर्मल है या फिर नहीं है तो उस लिहाज से क्या करेंगे, इंसुलिन का डोज लगाएंगे। ठीक है, यानी कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ हम क्या है, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया गया बेसल और बोलस इंसुलिन का, ये दो अलग अलग इंसुलिन होती है। बेसल वो इंसुलिन जो कि हल्की हल्की बॉडी में निकलती रहेगी, यानी कि आपकी जो बेसल इंसुलिन बॉडी में नेचुरली होती है। ठीक है, उसकी नीड को पूरा करेगी। ठीक है, हल्की हल्की 24 घंटे निकलती रहेगी। और एक होती है बोलस इंसुलिन जो कि बहुत हाई अमाउंट में निकलती है, अब खाने के फ़ौरन बाद हाई अमाउंट में निकलती है, उसको कहते हैं बोलस इंसुलिन। तो दो अलग अलग इंसुलिन का कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी कि बोलस इंसुलिन को लगाएंगे खाने से पहले, ताकि फ़ौरन से आपकी जो खाना आएगा और उसमें जो खून का ग्लूकोज का लेवल एकदम हाई होगा, तो उसको उस ग्लूकोज के लेवल को फ़ौरन से ये बोलस इंसुलिन क्या कर लेगी, बेसिकली संभाल लेगी। ठीक है, और बेसल इंसुलिन ये हल्का हल्का पूरे दिन काम करती रहेगी, यानी कि 2 तरह का इंसुलिन का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, रिसर्च के मुताबिक वो मरीज़ जो कि
हमारे पास जो कि इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बार बार इंजेक्शन लगा रहे हैं, अपनी खून में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रख रहे हैं, तो उनमें 60% तक रेशियो कम देखा गया है साइड इफेक्ट्स का, जो कि खून में ग्लूकोज के लेवल हाई होने की वजह से हो रहे थे। रेटिनोपैथी हो गई, न्यूरोपैथी हो गई, नेफ्रोपैथी वगैरह सब कुछ हो रहा था ना हमारे पास खून में ग्लूकोज के लेवल हाई रहने की वजह से, तो 60% तक ही रिस्क कम हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, तो बेसिकली इस ट्रीटमेंट का भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि आपका टारगेट क्या, आपका टारगेट है खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रखना है। ठीक है, तो आप हल्की सी भी ओवरडोज हो गई, गलती से ओवरडोज हो गई, हल्की सी डोज ज़्यादा हो गई, ठीक है, यानी कि इंसुलिन की डोज इतनी लगानी थी, आपने इतनी लगा दी इंसुलिन की डोज, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि खून में शुगर का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये ट्रीटमेंट जो हमारे पास है, ये छोटे बच्चे या बूढ़े लोग या फिर वो लोग जिनको पता नहीं चलता, जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, आम से पता चल जाएगा कि उसमें अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी कि उसके खून का ग्लूकोज क्या है, नॉर्मल नहीं है, बहुत लो हो चुका है। ठीक है, तो वो लोग जिनको पता नहीं चलता, उनको सिम्टम्स फील नहीं होते, तो उनको भी ये ट्रीटमेंट नहीं प्रीफर करते। ठीक है, तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन रिकमेंड्स अ टारगेट मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 154 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और लेस, corresponding to a hemoglobin A1C of 7% or less for patient with diabetes, and this is more likely to be achieved with intensive treatment. Note: normal blood glucose level is approximately 115 milligram per deciliter or less, with a hemoglobin A1C content of 5.7% or less. अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के मुताबिक पहला टारगेट क्या होता है, पहला टारगेट होता है कि जो जिस पर्सन को डायबिटीज़ है उसका हीमोग्लोबिन A1C का लेवल रखा जाए 7% या फिर उससे कम रखा जाए। अब सवाल ये पता होता है कि 7% क्या चीज़ है। देखिए, 7% को समझने के लिए क्या करना होगा, हमें मीन ब्लड ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर हम ये कहते हैं कि किसी पर्सन का टारगेट मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, टारगेट मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल है 154 मिलीग्राम डेसीलीटर, ठीक है, जो कि नॉर्मल हमारा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा, यानी कि दिन के वक्त, रात के वक्त, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा उसके खून में ग्लूकोज का लेवल इतना होगा, नहीं। इसका मतलब ये, इसका मतलब होता है बेसिकली हमारे पास फास्टिंग शुगर, हमारी पोस्ट प्रांडियल शुगर, यानी कि हमारी खाने से पहले और खाने के बाद की सब शुगर का क्या लेते हैं, एवरेज, यानी कि खाने के बाद की शुगर कितनी थी और खाने से पहले शुगर कितनी थी, रात के खाने से पहले कितनी थी, सब शुगर को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ, बेसिकली हमारे पास जितनी बार हमने काउंटिंग की है। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी बेसिकली वो एवरेज कहलाएगी। तो अगर किसी पर्सन का जो एवरेज निकल रहा है 154 के करीब करीब आ रहा है, तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक उस बंदे की आंखें, किडनी और न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी जो मसाइल हो रहे थे हाई शुगर की वजह से, तो उन सबसे सेफ है वो पर्सन। मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल की एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मरीज़ है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपनी शुगर जो थी, खून में शुगर है, उसको 7 बार दिन में चेक किया। ठीक है, अब 7 बार चेक किया तो बेसिकली हर वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से, जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या होगी, उसका मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो अगर 154 के करीब करीब है, इसका मतलब क्या है, उसकी किडनी वगैरह हर चीज़ें सेफ है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर है, ठीक है, या फिर नीचे है, तो फिर मसला क्रिएट होगा। अब मूव करते हैं अपनी असल बात की तरफ, जो कि है हमारे पास हीमोग्लोबिन A1C क्या चीज़ है। देखें, हमारे पास ये बेसिकली एक टेस्ट होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि खून में हमारे पास RBC है, बिल्कुल है। ठीक है, RBC के दरम्यान में क्या होता है, हीमोग्लोबिन आता है। तो हमारे पास जब खून में शुगर का लेवल हाई होता है, तो केमिस्ट्री की वजह से, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, कि ड्यू टू केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, जो शुगर होती है अटैच हो जाती है हीमोग्लोबिन से, तो हम इसको कहते हैं ग्लाइसिटेड हीमोग्लोबिन। तो अगर खून में शुगर हाई होगी तो ये कंडीशन ये भी होगी, क्या हो जाएगा, ग्लाइसिटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के ऊपर हमारे पास शुगर आके अटैच हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली देखिए, एक RBC की लाइफ कितनी होती है, एक RBC की लाइफ होती है बेसिकली 3 महीने। ठीक है, तो हमारे पास ये टेस्ट बेसिकली हमें 3 महीने की रिपोर्ट बताता है कि 3 महीने तक जो हमारे पास RBC थे, उनके ऊपर जो हीमोग्लोबिन था उसके ऊपर किस हद तक जो शुगर थी वो रही। ठीक है, तो अगर इस टेस्ट में आपको दिखाई दे रहा है 7%, ठीक है, एक डायबिटीज़ पर्सन का 7% है, तो बेसिकली टारगेट है हमारा। ठीक है, यानी कि इससे ऊपर नहीं जाने देना। ठीक है, तो डायबिटीज़ के मरीजों का टारगेट कहता है कि 7% तक उनका ये लेवल रखा जाए, हीमोग्लोबिन A1C का लेवल। ठीक है, लेकिन नॉर्मल हमारे पास जो लेवल होता है वो होता है 5 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, नॉर्मल और टारगेट में फ़र्क है। नॉर्मली जो नॉर्मल पर्सन का होगा, नॉर्मल बंदे का होगा, वो 5 पॉइंट समथिंग होगा, जबकि एक डायबिटीज़ पेशेंट का 7% तक हो सकता है। ठीक है, और टारगेट इतना ही है, 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 7 से ऊपर जाएगा तो बेसिकली क्या है, ये खतरनाक कंडीशन हो जाएगी कि उसमें उसकी आंखें और रेटिनोपैथी वगैरह जो हमने पढ़े थे सारे डिसीज़, ठीक है, तो उसकी तरफ फिर मतलब मसला है। ठीक है, अगर हम इजी वे में बात करें तो बेसिकली 7% का मतलब होता है हमारे पास के तकरीबन हमारे पास ये बॉडी है। ठीक है, और बॉडी में क्या है, हमारे पास बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, खून में रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो 7% का मतलब होता है कि हर 100 में से 7 हमारे पास RBC ऐसे हैं जिनके हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या है, शुगर है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं 7%। ये हमारे पास टारगेट है डायबिटीज़ पेशेंट का। ठीक है,
और हमारे पास ये नॉर्मल बॉडी है, उसके खून में आरबीसी है, ठीक है, और उसमें देखा गया उसका जो रेशो था 5.4 या 5.6 समथिंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसके खून में जो हर 100 आरबीसी में से तकरीबन 5.4 आरबीसी ऐसे हैं जो कि क्या हैं, जिनके हीमोग्लोबिन के ऊपर शुगर अटैच्ड है, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारे पास ज़्यादा आरबीसी के ऊपर उनकी हीमोग्लोबिन के ऊपर शुगर अटैच्ड होगी, तो बेसिकली इससे आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी पे असर पड़ेगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड सेकंड चीज़ क्या होगी हमारे पास कि आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन जो होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करने की स्लाइड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक episodes, and seizures due to excessive insulin is higher with intensive treatment regimes. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इंटेंसिव ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पेशेंट का जो हमारे पास हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट है उसको 7% तक रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये बात तो हो गई, लेकिन हमारे पास जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट है उसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है, उसका एक बहुत बड़ा बेसिकली नुकसान है कि उससे हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है उसका ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि हम नॉर्मल के करीब रखने की कोशिश करते हैं खून में ग्लूकोज के लेवल को, तो हल्की सी भी डोज अगर हम इंसुलिन की ज़्यादा डोज देंगे तो बेसिकली वो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है हमारे पास कि देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स, यानी कि अब क्या होता है इंटेंसिव ट्रीटमेंट में फ्रीक्वेंसी यानी कि तादाद बढ़ जाती है हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि खून में शुगर लो होने की, क्योंकि आपने हल्की सी भी ओवरडोज की तो क्या हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज जाती है हाइपोग्लाइसेमिक की, खून में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। आगे बताया जा रहा है कि हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि खून में शुगर लो होने की वजह से क्या क्या हो रहा है हमारे पास। पहली चीज़ लिखी हुई कि देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कॉमा एंड सीजर्स, यानी कि बिल्कुल बेहोशी, और सीजर यानी कि मिर्गी का दौरा, ठीक है। अभी दो चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, हम जानते हैं हमारे पास हमारे ब्रेन को हर सेकंड में क्या चाहिए, खून से ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। और ब्रेन के सेल्स को जब हमारे पास उसको नहीं मिलेगी ग्लूकोज, ठीक है, तो होगा क्या हमारे पास कि सीजर हो जाएगा यानी कि मिर्गी का दौरा। और अगर हमारे पास ज़्यादा वक्त के लिए कंडीशन रही कि ब्रेन के सेल्स को नहीं मिल रही ग्लूकोज, तो क्या हो जाएगा, कॉमा यानी कि बेहोशी। अब इन बातों को थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। देखिए हमारे पास हमारा जो ब्रेन है उसका जो वजन होता है तकरीबन 2% है, बॉडी का टोटल वजन का 2% है, लेकिन हमारे पास जितनी भी खून में ग्लूकोज उसका 20% हिस्सा हमारा दिमाग इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास दिमाग के सेल्स, इनको हम कहते हैं न्यूरॉन, दिमाग के सेल्स को क्या कहते हैं, बेसिकल न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होते हैं इनके इनके पास कोई बोल सकते हैं कि स्टोरेज नहीं है कि ये खून में ग्लूकोज को क्या कर लें, अपने अंदर स्टोर करके रख लें, जैसे कि लीवर कर रहा है, जैसे कि मसल कर रहा है। लीवर और मसल क्या करते हैं, लीवर है हमारे पास ये मसल है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जरूरत होती है क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेन के सेल न्यूरॉन के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसको हर सेकंड में क्या चाहिए, ताज़ा ग्लूकोज चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास जब हम यानी कि इंटेंसिव ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इंटेंसिव ट्रीटमेंट की बात करें उसमें क्या होता है कि अगर आपकी हल्की सी भी डोज ज़्यादा हो गई, यानी कि आपने हल्का सा भी इंसुलिन का डोज ओवर कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जितनी भी खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ी होगी उसको क्या करेगा, उसको बॉडी के सेल्स के अंदर भेज देगा, ठीक है। जब बॉडी के सेल्स के अंदर भेज देगा तो ब्रेन के यूज़ करने के लिए ग्लूकोज नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली सब कुछ हो रहा है, सीजर भी हो रहा है, कॉम भी हो रहा है, क्योंकि ब्रेन की यूज़ करने के लिए खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे पास कि मिर्गी के बारे में लिखा होता है, तो हम इसको समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए हमारे पास जो ब्रेन के सेल्स हैं इनको हम कह रहे हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन के सरफेस पर क्या होते हैं, पंप होते हैं, उनको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अब हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है, इन पंप के जरिए सोडियम और पोटेशियम का इन एंड आउट होता है, ठीक है। और बेसिकली हमारे पास इन और आउट होता रहता है सोडियम का, पोटेशियम का। तो इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है, और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से क्या होता है, हमारे पास हमारा जो ब्रेन होता है वो सिग्नल्स भेजने के काबिल होता है, ठीक है। और हमारे पास होता है क्या है, इन पंप को चलाने के लिए, इन जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, एटीपीएस पंप, ठीक है। यानी कि पंप को किसकी नीड है, एनर्जी की नीड है। एटीपी बेसिकली एनर्जी करेंसी होता है, सेल है, ठीक है। तो बेसिकली एटीपी के लिए क्या चाहिए, एटीपी बनाने के लिए चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। जब खून में ग्लूकोज का लेवल लो है, जब दिमाग की पूरी जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही, 20% चाहिए उसको दिमाग को ग्लूकोज, ठीक है। जब खून में कम ग्लूकोज रह गई है, क्योंकि हमारे पास हमारे जो हमने इंटेंसिव ट्रीटमेंट किया तो हमारे जो खून में ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर भेज दिया गया, ठीक है। तो खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम है, दिमाग की पूरी नीड पूरी नहीं हो पा रही, तो बेसिकली इन एटीपीएस पंप को भी नहीं चलाया जा सकेगा, ठीक है। जब एटीपीएस पंप नहीं चले जा रहे, तो हमारे पास सोडियम पोटेशियम जो बेसिकली पंप था, ठीक है, इसका तवाजुन क्या हो गया, बिगड़ गया। अब क्या होगा, हमारे पास ये न्यूरॉन है मेरे पास, ठीक है, ब्रेन का सेल है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अंदर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन, ठीक है।
और इस डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, एक अजीब सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होगा और ये सिग्नल फिर आसपास के सेल यानी कि ब्रेन के तमाम सेल से सिग्नल फैल जाएगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जैसी कैफियत हो जाएगी, एक बिजली का तूफान पैदा हो जाएगा। अब हमारे ब्रेन में ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतना इम्बैलेंस हो चुका है, तो बेसिकली ब्रेन ही सिग्नल जनरेट कर रहा है बॉडी में ना, तो ब्रेन ही सिग्नल जनरेट करेगा मसल्स में, तो मसल्स भी क्या हो जाएंगे हमारे पास अजीब तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और यानी कि कन्वर्जन जिसको कहें झटके लगना शुरू हो जाएंगे। मिर्की मेथड है झटके लगते हैं, तो बेसिकली मसल को सिग्नल जा रहा है वो भी गलत जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास कन्वर्जन होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कॉमा, यानी कि सीजर वाली कंडीशन, मिर्गी वाली कंडीशन को ट्रीट ना किया गया जो कि खून में ग्लूकोज लो होने की वजह से हो रही है, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, कॉमा, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास हमारी बॉडी में जो देखिए ब्रेन ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया कि बची कुछ शुगर जो है वो दिमाग की नीड पूरी नहीं कर पा रही, तो होगा क्या, ब्रेन बेसिकली इमरजेंसी शट डाउन कर देगा, यानी कि जो बेसिकली हम बोल सकते हैं ज़रूरी काम नहीं थे उनको क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, बोलना चलना हंसना ये सब कुछ जो काम थे उन सबको शट डाउन कर दिया गया, ठीक है। अब पर्सन क्या कर पा रहा है, सिर्फ उसका दिमाग चल रहा है और दिल धड़क रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं, ठीक है। और अगर कॉमा वाली कंडीशन भी ठीक नहीं की गई, यानी कि अब इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा दिमाग चल रहा है और हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली दिल धड़क रहा है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को भी ठीक नहीं किया गया तो 4 to 6 मिनट्स के अंदर ठीक नहीं किया गया तो बेसिकली क्या होता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज, ठीक है, परमानेंट ब्रेन डैमेज। अच्छा, हमारे पास जो ये कॉमा वाली कंडीशन है इसमें बेसिकली कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी में कुछ पहले अलामात ज़ाहिर हो जाएंगे अगर ये कंडीशन हो रही है, तो होगा क्या हमारे पास के दिल जो होगा वो बहुत तेज़ धड़केगा, बहुत तेज़ी से बीट कर रहा होगा, ठीक है, फास्ट बीट कर रहा होगा। सेकंड चीज़ क्या होगी, जो आंखें होंगी आंखों के सामने दिख रहा होगा लेकिन धुंधला चीज़ें दिख रही होंगी, धुंधली ब्लड विजन होगी, ठीक है। तो बेसिकली दो कंडीशन जो कि बहुत ही अहम है जो कि हाइपोग्लाइसेमी की वजह से हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास है कि अगर किसी का परमानेंट ब्रेन डैमेज, जैसे हमने बात की परमानेंट ब्रेन डैमेज जो है तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 से 6 मिनट के बाद उसको दोबारा उसको यानी कि उसके खून में ग्लूकोज का इंसुलिन लगा दिया गया, यानी कि खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल करने की कोशिश की गई, तो जो बेसिकली हमारे पास हो चुका है इन 4 से 6 मिनट में खून की ग्लूकोज की कमी की वजह से हमारे पास कुछ ब्रेन के हिस्से क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, और कुछ क्या हो चुके हैं, अफेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन है हमारे पास, उसको ये पर्सन है मेरे पास, ठीक है, और इसको 4 से 6 मिनट के अंदर नहीं दिया गया, यानी कि इसमें कॉमा वाली कंडीशन आ चुकी थी, उस पर उसके बाद उसके खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल किया गया, तो होगा क्या, इसके दिमाग के कुछ हिस्से क्या हो चुके हैं, अफेक्टेड हो चुके हैं, यानी कि इसको इसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, ठीक है, इसको याद नहीं रहेगा कुछ, ठीक है। अब जिंदा जिंदा तो है लेकिन वो जिंदा बेसिकली ऐसा जिंदा है कि इसको कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है कि चलने फिरने मुश्किल, ठीक है, और याद सोच अब उसका जहन उस तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। एक और चीज़ क्या हो सकती है हमारे पास के बेसिकली हमारा वो हिस्सा जो कि फ्रंटल लोब जो कि बिहेवियर वगैरह को अफेक्टेड बिहेवियर वगैरह को बेसिकली शो करता है, फ्रंटल लोब वो भी क्या हो चुका है, अगर फॉर एग्जाम्पल अफेक्टेड हो चुका है तो पर्सन का बिहेवियर, पर्सन की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी अब इसके बाद। Nonetheless, patients on intensive therapy show a significant reduction in such long-term complications of diabetes as retinopathy, nephropathy, and neuropathy compared to patients receiving standard care. नन दिलैस का मतलब होता है इन सब खतरात के बावजूद, यानी कि इंटेंसिव ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा खतरा है, इसने पढ़ा गया है, उसमें हाइपोग्लाइसेमिक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास के इंटेंसिव जो थेरेपी ले रहा है पेशेंट, और ये मेरे पास पेशेंट इंटेंसिव थेरेपी वाला और ये पेशेंट मेरे पास है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वाला, ठीक है। तो इन दोनों को कंपैरिजन किया गया, तो ये पेशेंट जो कि इंटेंसिव ट्रीटमेंट ले रहा है इसमें जो डायबिटीज़ की 3 बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी, ठीक है, बहुत 3 बहुत अहम कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। तो इनका ख़तरा तकरीबन रिसर्च के मुताबिक 60% तक कम हो, 60 या बाज़ केसेस में इससे भी ज़्यादा जो होता है वो बहुत ही कम, यानी कि 75-85% क्या हो जाएगा, इन सब कॉम्प्लिकेशन का खतरा बहुत ही कम होता है। जबकि हम देखें जो पर्सन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, तो उसमें इसका खतरा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो क्या करिए, पर्सन को जिंदा रख रही है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जिंदा रख रही है, ठीक है, उसको दिन में 2 बार लेनी पड़ेगी इंसुलिन, लेकिन वो जिंदा रह रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। लेकिन जब इंटेंसिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पर्सन को, तो बेसिकली वो डिसेबल्ड होने से यानी कि माजूर होने से पर्सन को बचा रहा है, क्योंकि नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी एट द एंड बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। Intensive therapy should generally not be recommended for patients with long-standing diabetes, significant microvascular complication, advanced age, and those with hypoglycemic unawareness. अब तक हमने क्या पढ़ा कि इंटेंसिव थेरेपी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे जिनमें बेसिकली इंटेंसिव थेरेपी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है, वो कंडीशन जिनमें हम बेसिकली इस ट्रीटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास लिखी हुई है कि लिखा हुआ है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, यानी कि देखें ये मेरे पास पेशेंट है और इसको क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, यानी कि इसको डायबिटीज़ हुए 15-20 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसकी बॉडी क्या हो चुकी है, इसका ब्रेन, इसकी बॉडी जो खून में ग्लूकोज का लेवल था उसकी आदी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको 15-20 साल बाद इसके खून में जो ग्लूकोज
ग्लूकोज का लेवल है उसको आप नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे, जो कि होता है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यानी कि आप दोबारा इसके खून में ग्लूकोज का नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली इसकी बॉडी बहुत शदीद कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाएगी, बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के मज़ीद हम बेसिकली डेप्थ में जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए हमारे पास हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं आमतौर पर वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एटीपी बनाने के लिए। एटीपी क्या होता है, बेसिकली एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। एटीपी की वजह से क्या हो रहा है, सारे सेल्स के काम हो रहे हैं, ठीक है। और वो कौन बना रहा है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की मदद से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के सेल्स क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जब खून में ग्लूकोज का लेवल हाई रह रहा है, ठीक है, यानी कि 20 साल 15-20 साल से क्या हो रहा है, खून में ग्लूकोज का लेवल हाई ही रह रहा है। तो हमारे खून में जो ग्लूकोज का लेवल हाई था, ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ, अब एक नया सिस्टम बना दिया गया बॉडी में। बॉडी ने क्या कर दिया, एक नया सिस्टम, नया निज़ाम बना दिया उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बार बार यही हो रहा है कि खून में ग्लूकोज का लेवल हाई है, ठीक है। तो बॉडी ने क्या कर लिया, इसको अडेप्ट कर लिया और इसको हल करने के लिए एक नया सिस्टम बना लिया। इसको हम बेसिकली नए सिस्टम को क्या कहते हैं, POLYOL, पोलायोल पाथवे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पोलायोल पाथवे। इसमें क्या होता है, हमारे बेसिकली खून में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो एक एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है। एंजाइम का नाम क्या है, एल्डोस रिडक्टेस, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बदलता है सॉर्बिटोल में, SORBITOL, सॉर्बिटोल में बदलता है, ठीक है। और सॉर्बिटोल बेसिकली हमारे पास एक ऐसा, देखिए सॉर्बिटोल लास्ट में क्या आ रहा है, OL, तो बेसिकली एक अल्कोहल है, ठीक है। ये ऐसा अल्कोहल है जो कि हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी को पसंद करता है, ठीक है। तो बेसिकली पानी को खींचने की एबिलिटी रखता है और इसकी एक एबिलिटी ये भी है कि ये मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता। देखें हमारे पास जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल्स के अंदर गई, ठीक है, तो सेल्स के अंदर ही बनता है सॉर्बिटोल, ठीक है। और सॉर्बिटोल बन गया एक बार तो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएगा, यानी कि बॉडी के हर सेल के अंदर क्या होगा, सॉर्बिटोल होगा, ठीक है। सॉर्बिटोल की क्वांटिटी होगी सॉर्बिटोल की, ठीक है। अब सॉर्बिटोल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा, क्या है, हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या करेगा, सेल के अंदर पानी को खींचेगा। इससे क्या हो जाएगा, सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स क्या हो जाएंगे, सॉइल, यानी कि फूल जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं हम ऑस्मोटिक स्ट्रेस। और इसी ऑस्मोटिक स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में जो सेल्स हैं बेसिकली उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें डीएनए वगैरह क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से क्या होता है हमारे पास कि जैसे हमने पढ़ा रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, जो कि डायबिटीज़ की बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो उनमें यही हो रहा है कि हमारे पास हमारे सेल्स में क्या बन गया है, सॉर्बिटोल बन गया है, ठीक है, यानी कि सेल्स सॉइल हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कंसंट्रेशन का। देखिए हमारे पास क्या है, 15-20 साल से खून में शुगर हाई रह रही है, यानी कि खून में जो शुगर है वो हाई है, कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो बॉडी के सेल्स में क्या बन चुका है, सॉर्बिटोल बन चुका है, ठीक है। यानी कि अंदर भी गाढ़ापन है कंसंट्रेशन और बाहर भी क्या है, गाढ़ापन है। बाहर खून में ग्लूकोज आता है और सेल के अंदर क्या है, सॉर्बिटोल आता है, ठीक है। तो बेसिकली एक बैलेंस कायम हो चुका है। 15-20 साल से ये हरकत देख के क्या हो चुका है, बैलेंस कायम हो चुका है। लेकिन अब जो क्या करेंगे, आप इंटेंसिव ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, यानी कि खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बेसिकली खून में जो ग्लूकोज का लेवल है वो आप फॉर एग्जाम्पल आप 200-150 पर लेके आ गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, खून में जो ग्लूकोज का लेवल था अब वो कंसंट्रेटेड नहीं रहा, यानी कि गाढ़ापन नहीं रहा बल्कि डाइल्यूट हो गया, पतलापन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एक कानून है कि हमारे पास चीज़ें जहाँ डाइल्यूट होती हैं वहाँ से सफर करती हैं कंसंट्रेटेड इलाके की तरफ, गाढ़ेपन इलाके की तरफ। तो सेल्स के अंदर क्या है, बॉडी के सेल्स के अंदर गाढ़ापन, यानी कि उनमें क्या सॉर्बिटोल ज़्यादा है। तो बेसिकली ये एक कुदरती तौर पर नेचुरली क्या होगा, हमारे प्लाज्मा से लीक होकर, यानी कि जो वाटर होगा वो कहाँ जाएगा, जहाँ कंसंट्रेटेड इलाका है वहाँ जाएगा, ताकि उसको भी क्या कर सके, डाइल्यूट कर सके, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास और ताकत से क्या होगा, हमारे पास ये सेल्स के अंदर जाएगा पानी, प्लाज्मा से कहाँ जाएगा, पानी जाएगा सेल्स के अंदर। तो बेसिकली सेल्स के अंदर जगह नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी फूले हुए और मजीद फूल जाएंगे, सॉइल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से होता है हमारे पास कि जिनको यानी कि 15-20 साल से डायबिटीज़ थी, ठीक है, अब उन पर इंटेंसिव ट्रीटमेंट शुरू किया गया तो वो क्या कहेंगे कि भाई खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो रहा है हमारा, लेकिन धुंधला दिख रहा है। धुंधला क्यों दिख रहा है, कि उनका लेंस जो था, उनके लेंस से पानी भर गया, उनको धुंधला दिख रहा है, ठीक है। उनके न्यूरॉन में पानी भर गया, सॉइल हो गए। नेफ्रोपैथी वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी लेक्चर 1 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही कि बेसिकली सॉइल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली हाई शुगर की वजह से क्या होगा, हमारी खून की नालियाँ क्या हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। एक तो सख्त हो गई, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। हाई शुगर रह रही है तो बेसिकली रप्चर भी हो जाएंगी और लीकी भी हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 कंडीशन बेसिकली हो जाएंगी। हम इसको पास लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बेसिकली खून में शुगर का लेवल हाई है तो बेसिकली ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो देंगी, ठीक है। अब जब हमारे पास खून गुजर रहा है यहाँ से तो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रेन ने क्या कर लिया, बॉडी ने चीज़ को अडेप्ट कर लिया और ब्रेन के लिए अब नॉर्मल शुगर, जो खून में शुगर तब हाई है ना, अब ब्रेन के लिए नॉर्मल शुगर वो नहीं जो पहले थी। अब ब्रेन ने अपनी शुगर, नॉर्मल शुगर का लेवल एक और सेट कर लिया, यानी कि अब थोड़ी सी हाई शुगर का लेवल जो बेसिकली खून में घूम रहा है, ठीक है, वो बेसिकली ब्रेन के लिए क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो चुकी है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, 15-20 सालों बाद आप बेसिकली इंटेंसिव थेरेपी शुरू करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास हमारी नालियाँ जो हैं ये सख्त हैं, ऊपर से लीकी भी हैं, ऊपर से कॉन्स्ट्रिक्ट भी हैं, ठीक है। इनमें सख्तपन आ चुका है, रिजिडिटी आ चुकी है, ठीक है।
ठीक है। अब इंटेंसिव थेरेपी यूज़ की, ठीक है, एकदम से हमारे पास हमारे खून में जो ग्लूकोज का लेवल था वो कम होने की कोशिश कर रहा है, तो ये बेसिकली एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। और इसमें क्या होगा, हमारे पास हमारा ब्रेन सिग्नल देगा किडनी को कि क्या करो, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, अपने जो एड्रिनल ग्लैंड हमारे ऊपर हैं बेसिकली उनमें से क्या निकालो, एड्रीनलिन हार्मोन निकालो। एड्रीनलिन हार्मोन बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन होता है, इमरजेंसी कंडीशन में निकलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हार्मोन निकलते हैं, क्या होगा हमारे पास, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम बहुत सारा होता है, लेकिन फिलहाल हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो कि यहाँ लिंक कर रहा है वो है कि ये नालियों को क्या करेगा, खून की नालियों को मजीद सुकड़ देगा, ठीक है। ऊपर से नालियाँ क्या है हमारे पास, ये ऑलरेडी कॉन्स्ट्रक्ट है, ऑलरेडी लीकी हैं, ऑलरेडी हमारे पास ये बेसिकली लीक हो चुकी हैं, रप्चर हो चुके हैं, इन नालियों को मजीद सुकड़ देगा। जब ये नालियाँ मजीद सुकड़ जाएंगी, ठीक है, अपनी रिजिडिटी खो देंगी, तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास, ठीक है। अब ये ऑर्गन जिन ऑर्गन तक जा रही थी तो उन ऑर्गन को सही तरीके से पहले ही कम मिल रहा था ऑक्सीजन, पहले ही कम मिल रहा था खून, अब क्या मिलेगा, मजीद कम ऑक्सीजन कम खून मिलेगा, ठीक है, क्योंकि खून के जरिए बेसिकली ऑक्सीजन ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इनको अब उनकी डिमांड मजीद क्या हो जाएगी, इनकी डिमांड पूरी ही नहीं हो पा रही है। आप यहाँ पर ये बात याद रखें कि 15-20 साल से डायबिटीज़ रही है पर्सन को, ठीक है। तो मकसद ये नहीं होता कि उसके खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल कर दिया जाए, बल्कि मकसद क्या होता है, उसके खून में ग्लूकोज का लेवल स्टेबलाइज कर दिया जाए, यानी कि उसको मजीद कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए, ठीक है। ये नहीं कि अब ऐसी हालत करके आप मजीद इसको क्या करें, कॉम्प्लिकेशन में इजाफा करें। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एडवांस एज, यानी कि बूढ़ी एज के लोगों में, ठीक है। यानी कि बड़ी एज के लोगों में क्या होता है, उनका जो दिल है ऑलरेडी बेसिकली कमज़ोर है, उनका ब्रेन ऑलरेडी कमज़ोर है, एट्रोफी का शिकार है, ठीक है, यानी कि कमज़ोरी का शिकार है, ठीक है, क्योंकि एज बढ़ी है तो बेसिकली ऑर्गन्स भी क्या करें, खुद को कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप क्या करेंगे, इंटेंसिव ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो इनका दिल ऑलरेडी ही कमज़ोर है, ठीक है। तो जब अगर इनको फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिव ट्रीटमेंट में इन्होंने हल्की सी भी डोज ऊपर कर ली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनका हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कि खून में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, सॉरी लो हो जाएगा। जब खून में ग्लूकोज का लेवल लो हो गया तो बेसिकली कुछ अलामात ज़ाहिर होती है। हमने बात की थी ना कि क्या होगा, बेसिकली दिल धड़केगा ज़ोर से, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होगी, उनका दिल ऑलरेडी कमज़ोर है, जब धड़केगा ज़ोर से तो बेसिकली इसमें हार्ट अटैक का खतरा होता है। क्या होता है, पर्सन को हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो बड़ी एज के लोगों में अक्सर क्या करते हैं, बेसिकली उनके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही प्रीफर किया जाता है, यानी कि वो ट्रीटमेंट जिसमें 2 बार इंसुलिन लगाई जा रही थी, ठीक है, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों में अगर फॉर एग्जांपल उनको ये ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया इंटेंसिव ट्रीटमेंट, तो खुदा ना खास्ता उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, तो बेसिकली उनका हार्ट अटैक, और अगर ज़्यादा कंडीशन रही हाइपोग्लाइसीमिया वाली ज़्यादा देर के लिए रही तो उनको कोमा भी हो सकता है, यानी कि उनका परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी ब्रेन क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंड लिखा हुआ है, एंड दोज विथ हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस, और वो मरीज़ जिनको पता नहीं चलता कि देखिए हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है। आम लोगों में क्या होगा, अलामात ज़ाहिर होंगी कि उनका दिल धड़केगा ज़ोर से, उनको पसीना वसीना आएगा, ठीक है, जो कंडीशन थी वो ज़ाहिर होंगी, ठीक है। अब वो लोग जो अनअवेयर, यानी कि फील नहीं कर, छोटे बच्चों को फील नहीं होगा ना कि उनको क्या हो रहा है, ठीक है। तो उन लोगों में क्या करेंगे, उन लोगों में बेसिकली ये वाला ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल, कि आप एक ही साइज ले लो हर चीज़ पे फिट बैठ जाएगा, नहीं। आपने क्या करना है, बेसिकली हर चीज़ को देखा जाएगा, मरीज़ की एज, मरीज़ की कंडीशन, ठीक है, हर चीज़ को रखते हुए, हर चीज़ को सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा कि उस मरीज़ के लिए क्या दवाई और कितनी डोज और किस हद तक बेहतर है। अब इस हमारे पास टॉपिक का लास्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि इंटेंसिव थेरेपी हैज़ नॉट बीन शोन टू सिग्निफिकेंटली रेड्यूस द माक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है समझना, कि बेसिकली हमारे पास माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और माक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन 2 चीज़ों का जिक्र होता है। देखिए यहाँ लिखा है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और यहाँ लिखा है माक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है यानी कि वो नालियाँ खून की जो कि बहुत ही पतली हैं, जिनको आप माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं बस। जैसे कि हम बात करें रेटिना के अंदर, ठीक है, रेटिना के अंदर जो नालियाँ खून की बहुत ही नाजुक है, आप उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। सेकंड चीज़, आप किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें खून की नालियाँ बहुत ही नाजुक हैं, ठीक है। इस तरीके से न्यूरॉन जो ब्रेन के सेल्स हैं उनमें खून की नालियाँ बहुत ही बेसिकली माइक्रो हैं, ठीक है। तो उनको भी आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। जबकि माइक्रोवास्कुलर बेसिकली वो खून की नालियाँ जो कि विजिबल, जैसे कि हमारे पास बड़ी बड़ी जो खून की नालियाँ जो कि हार्ट और ब्रेन को क्या कर रही हैं, बेसिकली खून सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो नाजुक नाजुक नालियाँ थी उन पर शुगर का असर, अगर शुगर हल्की सी यानी कि बढ़ रही है तो बेसिकली ये जो ऑर्गन्स हैं, रेटिना, किडनी और बेसिकली न्यूरॉन्स बहुत जल्दी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये देखिए बहुत कमज़ोर, बहुत पतली सी नालियाँ, ठीक है। और खून में शुगर का लेवल हाई होगा तो ये अफेक्टेड होंगी ही होंगी, क्योंकि देखें पतली सी नालियाँ और खून में शुगर का लेवल हाई, तो ट्रैवल हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमने पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास ये बड़ी बड़ी नालियाँ जैसे कि ब्रेन, हार्ट, ठीक है। तो अब किसी पर्सन को फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, ऊपर से डायबिटीज़ का मसला भी है, ठीक है। तो अगर उसका ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल उसका बेसिकली डायबिटीज़ हम उसको नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसको खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रह रहा है, ठीक है, और लेकिन वो फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक का पेशेंट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर वो स्मोकिंग भी पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो
उसको यानी कि उसकी नालियाँ ब्लॉक होने का फिर भी खतरा है, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं ना खून की, उन पे सिर्फ असर इसका नहीं होता शुगर का, उनमें शुगर का असर होगा ही होगा, लेकिन बेसिकली बाकी चीज़ों का भी असर होता है, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। और भी हमारे पास असर होता है ब्लड प्रेशर का, खून प्रेशर का हाई है नहीं है, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अगर वो सिगरेट पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसकी बड़ी नालियाँ क्या हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यही बात लिखी है यहाँ पर कि जो इंटेंसिव थेरेपी है, ठीक है, अगर आप सिर्फ इस बंदे को क्या देंगे, सिर्फ इंटेंसिव थेरेपी यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं दे रहे, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ठीक है। उसको इंसुलिन के साथ से क्या करेंगे, इंसुलिन प्लस कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ठीक है, प्लस उसको जो बाकी हार्ट की दवाइयाँ थी वो भी साथ चाहिए रहेंगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे लिखा है हमारे पास कि फिगर 24.9 में इफेक्ट ऑफ टाइट ग्लूकोज कंट्रोल एंड हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स इन पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज रिसीविंग इंटेंसिव और स्टैंडर्ड थेरेपी बी इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड इंटेंसिव केयर इन द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। यानी कि हम इस फिगर में क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम डायबिटीज़ के इलाज की असलियत को समझेंगे, ठीक है। अब हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे, एक होगा ग्राफ ए, एक होगा ग्राफ बी। ग्राफ ए में क्या देखेंगे कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों की बात करते हैं, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़, ठीक है। हम उनकी बात करते हैं, हम उन पर बेसिकली दो तरह के थेरेपी आजमा रहे हैं, यानी कि दो तरह के हम उन पर इलाज कर रहे थे, ठीक है। एक था हमारे पास स्टैंडर्ड थेरेपी और एक था हमारे पास इंटेंसिव थेरेपी, ठीक है। हमारे पास ये जो था बहुत पुराना तरीका था और आम तरीका है, ठीक है। इसमें हम 2 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं पर्सन को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया का चांस होता है, जबकि हमारे पास इसमें बेसिकली हमारे पास इंटेंसिव थेरेपी में क्या होता है हमारे पास कि इसमें हम टाइट ग्लूकोज कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो होता है उस तक लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हल्की सी भी डोज ओवर होने से क्या होता है, हमारे पास पर्सन को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास ग्राफ बी लिखा हुआ है। देखिए हम ग्राफ में क्या डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने ये ख़तरा बेसिकली क्यों मोल ले लिया। जैसे कि हमें बात की इंटेंसिव थेरेपी जो है उसमें हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स होने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब बेसिकली ये है कि स्टैंडर्ड और इंटेंसिव केयर के हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन किया। फिर रिसर्च ने बताया हमें कि जो इंटेंसिव केयर हमारे पास है, ठीक है, इंटेंसिव केयर लेने से क्या होता है, डायबिटीज़ की जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, जो रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी हो रही है, ठीक है, तो वो सब क्या होती है, उनमें बहुत वाज़ेह कमी देखी गई। अब देख लेते हैं ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ ए जो मतलब यहाँ दिख रहा है, हमें क्या दिखा रहा है, बेसिकली हमें दिखा रहा है कि टाइट ग्लूकोज कंट्रोल जो यानी कि जो हम इंटेंसिव थेरेपी कर रहे हैं उससे शुगर करने के वाक़यात जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, ठीक है, और उन पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। हमारे पास देखिए लिखा हुआ है हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स पर 100 पेशेंट्स मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1000 मंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1000 मरीज़ों में से 1000 मरीज़ लिए गए, ठीक है, 1000 मरीज़ों में से कितने मरीज़ हैं जिनको एक महीने में क्या हो रहा है, एक महीने में शुगर गिरना यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक होने के वाक़यात हो रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो नीला बार में दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, बेसिकली ये है स्टैंडर्ड थेरेपी का, ठीक है। बेसिकली वो मरीज़ जो बेसिकली आम इलाज ले रहे हैं, दिन में 2 बार इंसुलिन की थेरेपी ले रहे हैं, ठीक है, उनमें शुगर गिरने के वाक़यात क्या हो रहे हैं, बहुत ही कम हो रहे हैं। देखिए हमें दिख रहा है बहुत ही स्मॉल सा बेसिकली रेशो है, ठीक है। जबकि अगर हम देखें रेड जो बार है हमें दिख रहा है, ये बेसिकली इंटेंसिव थेरेपी का, ठीक है। तो वो मरीज़ जो कि टाइट ग्लूकोज कंट्रोल की थेरेपी ले रहे हैं, ठीक है, तो उनमें हाइपोग्लाइसेमिक होने के एपिसोड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। थ्री फोल्ड का मतलब है 3 गुना क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फोल्ड मतलब देखें अगर हम इस बॉक्स को 3 बार ऊपर रखें तो बेसिकली देखें पूरा बॉक्स बन जाएगा, यानी कि 3 गुना, ठीक है, 3 गुना क्या है, इसमें ज़्यादा एपिसोड्स हैं हाइपोग्लाइसेमिक होने के। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है ग्राफ भी। देखें ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है, हमें दिखाया जा रहा है कि स्टैंडर्ड और इंटेंसिव हमने जो केयर की, ठीक है, उसको कंपैरिजन किया गया और देखा गया कि किस में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास वो परसेंटेज वो पेशेंट जो कि बेसिकली क्या कर रहे थे, वो कि स्टैंडर्ड थेरेपी ले रहे थे, ठीक है, तो उनमें वक्त के हासिल क्या हो रहा है, स्लोली क्या हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, ठीक है। यानी कि हमने नीचे वक्त दिखाया गया 9 ईयर्स, ठीक है, अबाउट 9 ईयर्स से क्या किया गया, उन पर स्टडी की गई, ठीक है, और फिर देखा गया कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड थेरेपी ले रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो उनमें पेचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जबकि हमारे पास जो इंटेंसिव केयर, जिनको इंटेंसिव केयर दी गई, उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ही कम रेशो तक बढ़ी हैं, ठीक है।